मैंने तुम लोगों को बोला था लास्ट क्लास में कि एक मॉक को किस तरीके से देना है, या मॉक एग्जाम्स जो तुम लोग जो भी मॉक टेस्ट देते हो, यहाँ के हो गए या कोई दूसरी सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज देते हो, तो उसका मतलब पहला चीज की अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच क्या होना चाहिए एंड उससे लर्निंग्स क्या होने चाहिए। मतलब लर्निंग्स से मेरा मतलब है कि तुम्हें मॉक टेस्ट को किस तरीके से देखना है। हाँ, तो अप्रोच और लर्निंग्स लर्निंग से मेरा मतलब है कि तुम्हें अपने माइंडसेट को किस तरीके से रखना है मॉक टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद, मॉक टेस्ट देते वक्त, एंड सो ऑन सो ऑन। तो अप्रोच देखो बहुत ही सिंपल है। अप्रोच ये है यार कि जैसे मान लो इस डेट को तुम्हारा किसी एक टॉपिक, सपोज टॉपिक ए बी सी पे टेस्ट हुआ। ठीक है, मतलब किसी एक डेट को तुम्हारा टॉपिक ए बी सी पे टेस्ट हुआ। ठीक है, तो तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि उस डेट के पहले तुम कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट क्या कर लो कि तुम्हें वो टॉपिक कितने अच्छे से आता है। अगर मान लो तुम्हें ए और बी तुमने पैकेज कर रखा है, कोई भी जो तुम एक टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, वो मतलब बल्क प्रैक्टिस एंड थ्योरी दो ही चीजें हैं प्रिपरेशन का। मैथ्स में जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसके प्रिपरेशन की दो ही पोर्शन है। पहला तो ये है कि तुम उसका थ्योरी जान लो छोटे से टाइम फ्रेम में, और फिर थ्योरी जानने के बाद क्या है कि उसकी तुम बल्क प्रैक्टिस कर लो। बल्क प्रैक्टिस मतलब कि वास्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो अलग अलग लॉजिक को केटर करे, अलग अलग लॉजिक को केटर करे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एक टॉपिक में ये कर रखा है तो इट्स गुड। ठीक है, तुम्हें लगता है कि बहुत टाइम पहले किया था, अभी रिवीजन की जरूरत है, तो रिवाइज करो। ठीक है, तुम्हें लगता है नहीं अभी ही किया है ए और बी लेकिन सी बिल्कुल भी नहीं आता, तो तुम अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम सी को डिवोट कर दो कि भाई टॉपिक सी को तैयार करेंगे फिर देंगे। तो अप्रोच सिंपल होनी चाहिए कि तुम प्रिपेयर हार्ड करो, प्रिपेयर एकदम हार्ड करो। मतलब हार्ड मतलब ऐसे कि नथिंग लाइक इट, मतलब फिर उसके तुम्हारे और तुम्हारे टेस्ट के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं करना है कि टेस्ट है तो अपने पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। टाइम टेबल भी एक ऐसा बनाओ जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल हो एंड थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, तो अब तुमने ऐसे डिसाइड कर रखा है कि तुम टेस्ट सीरीज को दिन का एवरेज 2 घंटा टेस्ट सीरीज का पढ़ते हो। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि तुमने डिसाइड कर रखा है कि तुम 2 घंटा टेस्ट सीरीज का पढ़ते हो डेली, 3 घंटे कोई अपना वीक सब्जेक्ट पढ़ते हो, और 2 घंटे का एक और स्लॉट है जहां तुम्हें जो दिल करे वो पढ़ते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने एक टाइम टेबल बना लिया कि भाई मैं इस तरीके से करेंगे या करूंगी। ठीक है, तो अब तुम्हारे जो 2 घंटा टेस्ट सीरीज वाला टाइम स्लॉट है उसमें तुम्हें क्या करना है, सी वाले टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार टेस्ट पास आ रहा है और नहीं हो पाएगा, या तुमको लग रहा है कि टाइम कम पड़ेगा, तो यू शुड इंक्रीज योर आवर्स। मतलब वही मौके होते हैं प्रिपरेशन के वक्त, जेई प्रिपरेशन के वक्त वही यही मौका देता है कि तुम अपने आवर्स को स्ट्रेच करो कि भाई 2 घंटे की जगह 3 घंटे, 3.5 घंटे की सेटिंग दी। मतलब सेटिंग मतलब कि उसकी टेस्ट की तैयारी की किसी दिन, और ऐसे नहीं तैयारी की, मतलब तुम अगर 2+3+2 मॉडल फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इसमें जो दिल करे पढ़ रहे हैं, इसमें अपना कोई एक सब्जेक्ट बना रखा है कि भाई आज मैथ्स, कल फिजिक्स, परसों केमिस्ट्री, या 2 दिन मैथ्स 2 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री। जो भी तुम्हारा स्केड्यूल है, 3 दिन मैथ्स 2 दिन फिजिक्स 2 दिन केमिस्ट्री, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से डिजाइन करना है तुम्हें। जो भी तुम्हारा शेड्यूल है, ये तुम्हारा टेस्ट सीरीज का टाइम है कि हम टेस्ट सीरीज में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं उसकी तैयारी 2 घंटे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस बोल रहा हूँ मैं, ये क्लासेस के अलावा की बात कर रहा हूँ। 7 घंटे पढ़ाई तुम्हें करनी चाहिए। 7 घंटे पढ़ाई के लिए तुम्हें अराउंड 8 से 9 घंटे कुर्सी टेबल पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में 2 घंटे, अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो तुम यहाँ पे +1 स्ट्रेच करो, तो वो तुम्हारा फिर 7 का 8, 7 का 8.5, 7 का 8, ऐसे तुम स्ट्रेच होगे और ऐसे तुम पुश करोगे अपने आप को। ऐसे नहीं कर सकते कि आज आग लग गई, ठीक है, आज हमारे दिल में आग लग गई है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, बहुत ज्यादा कुछ किसी ने बोल दिया, सुन लिया, हर्ट हो गया ईगो, और बैठ गए पढ़ने। ये सब चीजें यार बहुत तुच्छ है। ठीक है, तुच्छ का मतलब कि दीज आर लाइक जो 2 दिन की बातें हैं, 2 दिन 3 दिन की बातें हैं। चौथे दिन क्या होगा, फटीग हो जाएगा। मतलब तुम अगर 3 दिन पढ़ लोगे 10-10 घंटे, तुम्हारी आदत नहीं है और तुमने बहुत पढ़ लिया, 4th दिन फटीग हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पढ़ाई का पूरा
ब्रेक लग जाएगा। तो वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्या है कि तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है, उसमें तुम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हो बीच बीच में, बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज, बिकॉज ऑफ क्लासेस, किसी भी रीजन से, तो वो तुम्हारा सस्टेन करेगा। तो अप्रोच ये है कि भाई प्रिपेयर बहुत हार्ड करो, ठीक है, और अटेम्प्ट बहुत रिलैक्स्ड होके दो। रिलैक्स मतलब ऐसा भी नहीं कि सो गए, रिलैक्स मतलब पैनिक नहीं होना है, अपना एकदम प्रोफेशनल तरीके से, एकदम होश में रह के कि भाई अगर मैथ्स में तुम सवाल कर रहे हो, क्वेश्चन 1 किया बन गया, क्वेश्चन 2 किया बन गया, क्वेश्चन 3 किया नहीं बना, क्वेश्चन 4 किया नहीं बना, क्वेश्चन 5 किया नहीं बना, तो पैनिक नहीं होना है, उसकी प्रैक्टिस डेवलप करो। हो सकता है 3 4 5 नहीं बने, लेकिन 6 7 8 बन जाए। बात समझ में आ रही है? 1 बन गया, 2 बन गया, 3 नहीं बना, 4 नहीं बना, 5 नहीं बना, तो अगर ऐसा एग्जाम में भी होगा तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस इज यू पैनिक। और प्लेस किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, मतलब इवन द फ्रेमर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, दे नो हाउ टू क्रिएट पैनिक अमंग द स्टूडेंट्स। तो वो चीज भी टेस्ट होती है तुम्हारी कि भाई 4 सवाल बैक टू बैक आ गए, चारों के चारों नहीं बन रहे, और तुमने क्या किया? चारों के चारों सवाल में टाइम इन्वेस्ट कर दिया, चारों के चारों सवाल में टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो इट विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ पैनिक। तो हम बेटर है कि इस चीज को पहले से ही जान लें कि अगर कोई ऐसे सवाल आ रहे हैं जो तुमसे नहीं बन रहे हैं, और इसमें टाइम सपोज तुमने 6 मिनट लगाए, 4 मिनट लगाए, इसमें तुमने 7 मिनट लगा दिए, और तुमने क्या रियलाइज किया कि अरे 6 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 16 मिनट चले गए, बर्बाद हो गए, एक भी सवाल नहीं बना। तो इससे क्या होगा? ये 3 सवाल तुम्हारा क्या क्रिएट करेंगे? पैनिक क्रिएट करेंगे। तो ये सब चीजें जान लो पहले, एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स है, और सिंपल प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मैथ्स में यही तो पढ़ते हैं ना, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। मतलब ऑलमोस्ट ब्रह्म, अपन भगवान तो नहीं है, हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं, बट तुम्हारे डोमेन में है, तो पैनिक क्रिएट होता है। फिर इस पैनिक से क्या होगा? तुम्हारा ये 6th क्वेश्चन जो तुम्हें बन जाना चाहिए था, क्या पता तुम उसको 3 मिनट की जगह 5 मिनट में करो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि 3 मिनट की जगह 5 मिनट लग जाएंगे करने में, 6 मिनट लग जाएंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा। तो ये चीजों के बारे में अवेयर रहो। तो क्या बोल रहा हूं मैं? पैनिक क्रिएट नहीं करना, तो इसलिए बोल रहा हूँ रिलैक्स्ड अटेम्प्ट को, रिलैक्स वे में, प्रोफेशनल वे में। रिलैक्स मतलब प्रोफेशनल, अपने दिल को लेके मत जाओ एग्जाम हॉल के अंदर, कि वहां जाके अपन इमोशनल हो रहे हैं कि नहीं यार क्वाड्रेटिक तो हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, 5,000 क्वेश्चन लगाए थे हमने तो क्वाड्रेटिक के, और क्वाड्रेटिक का ही सवाल नहीं बन रहा है, आईटी में बैठे हुए हैं पेपर में वही नहीं बन रहा। तो वहां पे जाके तुम एकदम ऐसे अगर जाओगे ना, तो यू विल गेट अटैक्ड द सेम वे, और वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा एग्जाम हॉल के अंदर। डिस्ट्रॉय मतलब कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है यार। जिस चीज में तुम्हें 3 मिनट लगने थे, उसमें तुम्हें 6 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट बर्बाद हुए ना, 3 मिनट बर्बाद हुए एग्जाम हॉल के अंदर। तो वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है इसका? कि जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करो, अटेम्प्ट दे रहे हो तो ईगो, इमोशंस घर के बाहर रख के, लैपटॉप सिस्टम मोबाइल के बाहर रख के बैठो। कोई जरूरत नहीं अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करने की। इमोशंस एक बार तुम इन्वॉल्व करना चालू कर देते हो ना, तो यू लूज प्रोफेशनलिज्म। यू लूज प्रोफेशनलिज्म मतलब, मैं लैपटॉप में जैसे जीमेल लॉग इन करता हूँ, एक बार, 2 बार लॉग इन करूंगा, 3 बार लॉग इन करूंगा, 4 बार लॉग इन करूंगा, क्या लैपटॉप रो देता है क्या कि अरे इसने तो 5 बार लॉग इन कर दिया आज? इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, सेंटी हो जाता है क्या? नहीं। तुम्हें लेकिन घर पे काम मिलता है, 1 बार काम मिलेगा, 2 बार काम मिलेगा, 3 बार काम मिलेगा घर से, 5वीं बार 8वीं बार तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। So that's the difference between a machine and humans. Machines are fully professional. We are somewhat professional and somewhat more of more on the sentimental side. तो तुम्हें इस चीज को समझना है कि इमोशन से कोई मतलब नहीं है इस एग्जाम में। इमोशन से कोई मतलब नहीं है। इमोशन से मतलब नहीं है का मतलब कि तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। तुम्हें सिर्फ एफर्ट करने हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, और हर टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, पढ़ाई कितनी आर देनी है, कैसे देनी है, वो सब कैलकुलेटेड वे में करना है। सब कैलकुलेटेड वे में करना है। अभी मैं देख रहा था इस साल के रिजल्ट्स का, तो एक बच्चे के ऐसा हुआ है कि फिजिक्स में 106 नंबर है, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स में सिंगल डिजिट में लाया है वो। 106 नंबर फिजिक्स में मतलब होता है कि अगर उसके इसका 80%, मतलब अगर वो ऐसे 70 60 ऐसे भी लिया था ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उसकी रैंक अंडर 300, 400 के आसपास लग सकती थी। 400 के अंदर रैंक लग जाती है उसकी।
उसकी रैंक कितनी लगी, 6000 7000 कुछ। तो ये सब कहाँ गलतियां हो रही हैं, जस्ट मतलब मिस कैलकुलेटेड, नॉन कैलकुलेटेड अप्रोच। तुम्हें मैथ्स भी उतना ही मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री भी उतना ही मार्क्स का आएगा, फिजिक्स भी उतना ही मार्क्स का आएगा। हाँ, 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं सबके, एक सब्जेक्ट वीक होता है। वीक सब्जेक्ट को तुम इग्नोर करोगे ना तो इट विल हैम्पर योर रैंक। यार तुम्हें फाइनली रैंक से मतलब है कि अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि हमने तो फिजिक्स में 100+ मार दिए, हमने तो फिजिक्स में 130 में से 100 लिया एडवांस में, लेकिन रैंक तो बर्बाद हुई ना। तो प्रोफेशनली तैयारी करनी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मैनेज करते हुए चलो। कैसे, टेस्ट सीरीज को एज टेस्ट सीरीज को लेवर बना लो। लेवर मतलब कि अपना टूल बना लिया कि भाई हम इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे 2-2 घंटे 2-2 घंटे। बाकी टाइम हमें पता है कि हमें होमवर्क करना है, कोचिंग का ये मटेरियल करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, चल रहा है। तो और 2 घंटे क्या करेंगे, तुम्हें लगता है कि भाई केमिस्ट्री वीक है, केमिस्ट्री ज्यादा लगा लिया, 2-2 घंटे 2-2 घंटे 2-2 घंटे रोज केमिस्ट्री लगा लिया। तुम्हें लगता है फिजिक्स का ये टॉपिक वीक है, 2-2 घंटे 2-2 घंटे रोज फिजिक्स के वो टॉपिक के लगा लिए। इस तरीके से हमें क्या करना है, सिलेबस कवर करते जाना है। एक और थिंग, ये जो पैनिक वाला सीन है, ये इसका एक ही तरीका कि अटेम्प्ट रिलैक्स होके, अटेम्प्ट दो रिलैक्स होके, फिर उसके बाद टॉपिक के टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करो। टेस्ट दिया, एनालाइज करो। मैं कह रहा हूँ 0 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, 300 में से 240 मार्क्स आए। 0 मार्क्स वाले को भी एनालिसिस करना चाहिए, 20 मार्क्स वाले को भी एनालिसिस करना चाहिए, 100 वाले को भी करना चाहिए, 240 वाले को भी करना चाहिए, 280 वाला भी करता है। तो 280 ला रहा है वो तो करता ही है एनालिसिस, क्योंकि बिना उसके तुम पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। एनालिसिस में क्या करना होता है कि जैसे टॉपिक एबीसी है, ठीक है, अब ऑब्वियसली देयर विल बी सम पोर्शन जो तुम्हारा अनअटेम्प्टेड रहा होगा, जिसको तुमने अटेम्प्ट नहीं किया, 0 मिले होंगे। कुछ पोर्शन होगा जो तुमको बन गया होगा, कुछ पोर्शन होगा जो तुमको गलत हुआ होगा। जो अनअटेम्प्टेड था उन क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करो, घर पे बैठो उन क्वेश्चन को रिविजिट करो। और रिविजिट ऐसे मत करो कि सिर्फ रिविजिट किया और हो गया। रिविजिट देखो, रिविजिट करके तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वो सवाल अनअटेम्प्टेड क्यों रह गया, क्या कमी रह गई। या तो प्रिपरेशन में कमी थी कि तुमने पढ़ा नहीं था, थ्योरी नहीं मालूम थी, या तो टाइम की कमी थी। जो भी रीजन रहा है, जस्ट गेट अवेयर ऑफ दैट रीजन कि भाई टाइम कम पड़ गया था इसलिए नहीं होने तो बन जाता, ठीक है। प्रिपेयर नहीं कर पाए थे इसलिए नहीं होने तो बन जाता, थ्योरी नहीं मालूम थी, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, कंडीशन नहीं याद आ रही थी इसलिए नहीं होने तो बन जाता, ठीक है। सिली मिस्टेक हो गई इसलिए, सिली या कुछ गलत समझ रहे हो सवाल को इसलिए नहीं बना। जो भी रीजन है तुम उसको बस एनालाइज करो और ट्राई करो कि उसको लिख लो। जैसे टेस्ट नंबर 20 डाला, इसमें लिख लो कि भाई 7 से 8 सवाल लैक ऑफ प्रिपरेशन के ऐसे नहीं बने, ठीक है। 3 सवाल सिली मिस्टेक हो गया इसलिए गलत हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें लिखो और उनको केटर करके रैप अप करो। वहां पे सीखो कि भाई ये सवाल, जैसे लैक ऑफ प्रिपरेशन, कंटेंट नहीं मालूम। लैक ऑफ प्रिपरेशन का मतलब तुम्हें कंटेंट नहीं मालूम, ये चीज तुम्हें नहीं बनती। सिंपल सा तुम्हें टेस्ट ने बता दिया कि भाई तुझे ये चीज नहीं आती है, इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले। तो उसकी प्रिपरेशन कर लो। टेस्ट के बाद 2-2 घंटे तुम लगा रहे हो ना, उसमें टाइम निकाल के एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके कैसे भी करके उसको प्रिपेयर करके खत्म करो, उसको प्रिपेयर करके खत्म करो। तो लर्निंग्स तुम्हारी ये होनी चाहिए, लर्निंग्स तुम्हारी ये होनी चाहिए, प्रिपरेशन, अप्रोच एंड देन लर्निंग। 3 चीजें। मार्क्स को दिल पे नहीं लेना है, बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है, बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, इंप्रूव होते हैं, गेट द कॉन्फिडेंस, मतलब इंप्रूव हो रहे हैं तो मतलब अक्यूमुलेट द कॉन्फिडेंस, नॉट गेट द कॉन्फिडेंस, अक्यूमुलेट द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करते जाओ अगर मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, बट उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। भाई क्या होता है, जेई का जो सिलेबस है दैट इज वास्ट, इतना वास्ट के आई एम श्योर कि पूरा सिलेबस इवन जो रैंक 1 लाता है, ठीक है, इवन जो रैंक 1 लाता है ना, वो भी नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। ये जो एग्जाम्स होते हैं, जेई हो गया, यूपीएससी हो गया, जितने भी ये मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जाइंट एग्जाम्स होते हैं ना, इनका अप्रोच ऐसे नहीं होता यार कि हम तो सिलेबस कम खत्म करेंगे। मतलब अगर कोई ये बोल रहा है कि हमने सिलेबस खत्म कर दिया,
तो ही इज नॉट अ गुड एस्पिरेंट, मतलब ऐसा मेरा मानना है। हो अब ऑब्वियसली कोई अगर 7th क्लास से ही अगर लग गया 12-12 घंटे पढ़ने के लिए तो वो कर सकता है, बट 7th क्लास से कोई नहीं लगता, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है, बायोलॉजिकल एज ही नहीं है तुम्हारी कि 7th क्लास से तुम इतना पढ़ पाओ। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होगा से मेरा मतलब कि तुम्हें कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि तुम बोल पाओ कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा हो गया। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? पूरा सिलेबस हो गया, यू वोंट बी एबल टू से इट। क्या पूरा सिलेबस करना, बोल पाना जरूरी है? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा सेंटिमेंट क्या होना चाहिए? तुम्हारा सेंटिमेंट सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोफेशनली, ये है, ये है, ये है, कर लिया कर लिया कर लिया, खत्म। रिवाइज करने का टाइम जब आएगा रिवाइज कर लिया, दोबारा करने का टाइम जब आएगा दोबारा कर लिया, पहली बार फिर पढ़ना है फिर पढ़ लिया। एकदम तैयारी करते जाओ स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो तुम्हारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो भी मॉर्निंग स्लॉट है, ठीक है, स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, जो भी तुम करते हो अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाओ और मेहनत करना सीखो। मतलब मेहनत तो लगेगी यार, बिना मेहनत के नहीं होगा। ठीक है, इट्स लाइक तपस्या। तपस्या समझते हो नहीं समझते हो? जैसे अब जैसे साधु मॉन्क है, धूप में बैठे हैं, ठीक है, धूप लग रही है धूप लग रही है धूप लग रही है, क्या करें, उठ जाए क्या? उठेंगे नहीं उठेंगे बताओ? नहीं उठेंगे भाई, नहीं उठेंगे। झेलो, बिल्ड करो अपनी विल पावर, स्ट्रेंथ, यही चीजें तो काम आएंगी आगे जाके। ठीक है, तुम्हारी भी तपस्या है। तुम्हारी आज से लेके एडवांस का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तुम फुल तपस्या में हो। फुल तपस्या में, तपस्या मतलब कि भाई तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, एक ही काम है, एक ही कर्तव्य है कि भाई हम सिर्फ किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है और हम है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। स्ट्रक्चर कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, ओवर थिंक नहीं करना है, काम करना है। ओवर प्लान नहीं करना है, काम करना है, एक्शन लेना है, एफर्ट डालना है, पढ़ना है। ये नहीं कि 12-12 घंटे 20-20 घंटे तुम कंटेंट प्लानिंग में लगे हुए हो, ये सब कर रहे हो। ये सब से भी दूर रहना है। एक बार बना लिया प्लान, स्टिक टू इट फॉर 1 मंथ एटलीस्ट, कम से कम 1 महीने उस पर स्टिक करो। तुम अगर प्लान बना रहे हो और 3 दिन में बदल दे रहे हो प्लान को ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि तुमने तुमने प्लान बदल दिया। ठीक है, ये सोच के तुम एंटिसिपेशन में प्लान बदल रहे हो कि ये सोच के कि भाई ये तो हमारे काम ही नहीं आएगा। बट तुम्हें एक्चुअली में प्लान में घोटाले क्या है, तुम्हारे जो भी प्लान है उसमें घोटाला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो तुम्हें रियलाइज तब होगी जब तुम उस पर मेहनत कर लो एक बार। आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑन दैट प्लान यू विल रियलाइज कि हाँ ये चीज गलती है, इसको चेंज करना चाहिए, और तब तुम चेंज करो, दैट इज जस्टिफाइड। ये नहीं कि 3 दिन में ही बदल दिया, फिर 3 दिन में बदल दिया, फिर 3 दिन में बदल दिया, इट्स अ वेस्ट। ठीक है, तो जेई का सिलेबस वास्ट है, तुम लोगों को पैनिक हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है, सबको होता है, अंडरस्टैंड इट। तुम्हें नहीं होगा, यू विल स्कोर बेटर। मॉक टेस्ट को सीरियसली लो, सीरियसली लो। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लासेस अभी, मतलब घर पे बैठ के कर लेते हो, जो भी रीजन हो, पर घर पे बैठे रहते हो, घर पे बैठ के कर लेते हो? यार अब एक और चीज बस लास्ट में तुम्हें बता रहा हूँ, फिर पढ़ेंगे अपन, कि अगर तुम, मतलब देखो, अगर तुम्हारा डिस्टेंस नॉन जबलपुर हो या डिस्टेंस से पढ़ रहे हो, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक है, जो जबलपुर के बाहर के हो वो ये करो कि फिजिकल एक्टिविटी चालू रखो अपनी, कुछ भी करके फिजिकल एक्टिविटी चालू करो। तुम लोग यार अभी अपनी मेंटल एनर्जी को फुल थ्रॉटल पे चला रहे हो, फुल थ्रॉटल पे, और वो फंक्शन नहीं कर सकती जब तक हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई और प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर ये दो चीजें तुम हटा दोगे ना अपनी लाइफ से, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा जेई का तैयारी, बर्बाद, एब्सोल्युटली बर्बाद होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा बहुत 10% अफेक्ट होगा, मैं कह रहा हूँ बर्बाद हो सकता है, हो सकता है। तो डू नॉट टेक दैट रिस्क, बिल्कुल वो रिस्क मत लो कि पूरे टाइम घर पे बैठे हुए हैं, एक कमरे की चार दीवालों के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। इट विल अफेक्ट यू इन द वेज यू कैन नेवर इमेजिन। एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ इस चीज को। तो फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखो, और जो लोगों के पास ऑप्शन है ऑफलाइन आने का, तुम लोगों को अगर कोविड का कुछ सीन है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, इट्स योर कॉल। बट अगर तुम आलस की वजह से नहीं निकल रहे हो ना, इफ इट्स लेजीनेस दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ होम, तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक अगेन, अगेन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तुम्हारे पास ऑप्शन है, कोविड का तुम्हें कोई सीन नहीं, तुम्हारे घर वाले बाहर निकल रहे हो, तुम बाहर निकल रहे हो, तुम क्लास में नहीं जा रहे हो,
आलस के ऐसे कह रहे घर पे ही देख लेते हैं, 3 हो गया है, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, कदम नहीं चल पा रहे हैं, तो आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। रीजंस कि भाई वो तुम्हारी सिंसियरनेस या वो तुम्हारी सीरियसनेस दिखाता है पहली बात तो, कि तुम कितना सीरियस हो इस एग्जाम की तैयारी को लेके। इस एग्जाम की तैयारी को लेके तुम कितना सीरियस हो विल डिटरमाइन योर सीरियसनेस फॉर योर करियर ऑल्सो। आगे जाके दिखता है भाई कि तुम कितना सीरियस हो अपने आप को लेके। तुम्हें बस तुम्हें बस कुछ अच्छा बड़ा काम करना है, तुम्हें उसके लिए मेहनत नहीं करनी। क्लियर इंडिकेशन, क्लियरली दिखता है ये कि अगर तुमसे इतना नहीं हो पा रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ फैसिलिटी है, पेरेंट्स तुम्हें बोल सकते हैं कि हाँ जाओ क्लास जाओ, और तुम बोल रहे हो कि नहीं हम घर पे ही देख लेंगे, कौन जाए। बैड एटीट्यूड। और मैं बता रहा हूँ जेई में ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब बैड एटीट्यूड, बैड थॉट प्रोसेस कुछ भी नहीं रखना हमें सब। पूरा पूरा मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है तुम्हारा ये, सब कुछ पॉजिटिव रख के चलना है। तो गो आउट, हैव सम फिजिकल एक्टिविटी। डिजिटल डिवाइसेस का सिर्फ क्लासेस के लिए यूज करो या सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज करो, बाकी सब कुछ बंद कर दो। सब कुछ बंद कर दो, सब कुछ। डिजिटल डिवाइसेस आर नॉट योर टूल्स, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर बिगेस्ट एनिमीज। दे कैन ट्रैप यू फॉर लाइफ एंड यू वोंट इवन रियलाइज इट। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। अगर तुम्हें परमिट है, अगर तुम जा सकते हो, ट्रस्ट मी जाओ, बहुत सारे फायदे होते हैं। अटेंशन स्पैन को लेके इश्यूज नहीं आएंगे, लॉन्ग आवर की सिटिंग्स डेवलप होंगी, फोकस करना सीखोगे, बाहर जाओगे, बॉडी चलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन रहेगा, बॉडी में फ्लो एक बेटर रहता है। एग्जाम हॉल के वक्त पैर ऐसे झटकने होते हैं, बीच बीच में झटक लेने चाहिए, इट इंक्रीजेस योर ऑक्सीजन सप्लाई। 3 घंटे बैठे रहते हो, फटीग आता है बॉडी में, क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शंस ऑफ बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। व्हेन यू स्टार्ट फिजिकल वर्कआउट चालू हो जाता है, दैट इज रिक्वायर्ड। बिना ऑक्सीजन के कहां से एनर्जी सिंथेसाइज होगी? पढ़े हो कि नहीं पढ़े इतना बायो 10th में? तो बेसिक चीजें हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फॉलो देम। तुम्हारे पास दिमाग लगाने के लिए ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। तो जो चीजें बोली जा रही हैं उसको फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो एंड कीप वर्किंग। और कुछ उसमें दूसरा सोचना नहीं है। ठीक है, कंटेंट को लेके 3 क्लासेस हो गई अपनी, अभी 3 क्लासेस ही, दिस इज द 4th क्लास। अभी तक हमने जो भी कंटेंट पढ़ा दैट इज वेरी मिनिस्क्यूल, बहुत ही, मतलब बहुत मिनिस्क्यूल तो नहीं, बट हाँ दैट इज नॉट अप टू द एडवांस लेवल। मैं अभी तक तुम लोगों को एडवांस का प्रॉपर ऐसे फुल फोकस्ड एडवांस नहीं चालू कराया हूँ। ठीक है, तो वील बी ग्रेजुअल, मतलब वील बी शिफ्टिंग टू इट इन दिस, एंड आगे वाले लेक्चर्स में अपना धीरे धीरे कंटेंट उस तरफ ही फोकस चला जाएगा। रीजन ये था कि तुम लोगों को एटलीस्ट एक एक्विंटेंस बने। एक एक्विंटेंस जरूरी होता है, दैट इज द, मतलब सब कुछ ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, सारी दुनिया ऐसी चल रही है कि भाई पहले एक्विंटेंस बनता है, तुम लोग क्लास आते हो, समझते हो क्या चल रहा है, फिर धीरे धीरे तुम मेथोडोलॉजी समझते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे धीरे धीरे ग्रो करते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा ग्रो करते। ठीक है, तो एडवांस के लिए विल बी स्टार्टिंग तो संडे के लेक्चर्स वोंट आर नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं कि तुम लोगों का बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, संडेज को तुम हल्का रखो अपना, सिर्फ टेस्ट दो, एनालाइज करो और रिवीजन क्लास आ जाओ बस। बाकी 6 दिन जान ला के पढ़नी, अपना ये स्ट्रक्चर बना लो इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या है, तुम्हारी फ्रेशनेस बनी रहेगी और तुम्हारा एक थोड़ा सा एक विंडो देना होता है ब्रेन को, जहां पे ब्रेन रिलैक्स कर सके। क्योंकि ब्रेन भी एक ऑर्गन है, अगर ब्रेन थोड़े टाइम रिलैक्स करेगा, उसको हफ्ते में अगर 12 घंटे मिल रहे हैं जहां तुम जाग रहे हो, जहां पे उसको ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ज्यादा ऑपरेट नहीं करना है, तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस। तो वो करना होता है, स्पोर्ट्स एंड थोड़ा सा ब्रेक, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो इन सब को लेके कुछ डाउट हो तो तुम लोग, यार मैं 2 बजे अवेलेबल रहता हूँ रेडियंस में, पूछ सकते हो, आ सकते हो, मिल सकते हो, टाइम टेबल लेके जो भी तुम्हारा डाउट हो यू कैन जस्ट कम एंड डिस्कस। ठीक है, और 6:30 पे भी मिल सकते हो, जैसे 11th वालों की क्लास 3 बजे से होती है, तुम लोग ऑफलाइन आते ही हो तो यू कैन मीट। एंड 12th वालों का 6:30 आई थिंक क्लास छूटता है, तो 6:30 आई ऑल्सो, मतलब आई एम ऑल्सो फ्री, तो तुम लोग तब मिल सकते हो। तो ये स्लॉट तुम लोग अपने दिमाग में, नोटबुक में लिखना है, लिख लो। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक वॉजिक, कुछ पैटर्न ढूंढना होता है। कितने लोगों को याद है? लाइक वी हैव टू फाइंड सम पैटर्न, कुछ पैटर्न होगा, और उस पैटर्न फाइंडिंग से फिर हम कुछ ना कुछ अपना सोल्यूशन प्रोसीड करेंगे। तो
वी हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग आंसर्स। ठीक है, अब वो पैटर्न कैसे भी हो सकता है, मैंने बताया था इट कैन बी एज रैंडम एज कि तुमने देख लिया कि कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर बन रहा है, बीच में वही नंबर लिखा हुआ है, या इधर के दो कोएफिशिएंट, इधर के दो कोएफिशिएंट सेम है, बीच में एक अलग नंबर लिखा हुआ है। कुछ ना कुछ पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो यू माइट लैंड ऑन टू योर सोल्यूशन। ठीक है, एंड ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करने वाले तरीकों को तुम बोल सकते हो कि बेसिकली थोड़ा सा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। एंड जेईई एडवांस में मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली एंड इवन फिजिक्स केमिस्ट्री, इट इज नॉट वेरी कंटेंट ओरिएंटेड। मतलब तुम ना एग्जाम के नेचर को समझो, कंटेंट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, जेईई एडवांस जो है वो एनालिटिक्स ओरिएंटेड है। इसीलिए तुम लोगों को प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि कक्षा 10वीं तक तुम लोग कंटेंट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो कि भाई ये फॉर्मूला है, ऐसे 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 फॉर्मूला को लगाते हैं, और सेम चीज को तुम डुप्लीकेट करके आ जाते हो एग्जाम हॉल में। कितने लोग बोलते हैं हाँ यही करते हैं, वी डुप्लीकेट वॉट एवर वी लर्न इन एग्जाम हॉल, 10th तक यही होता है। ठीक है, अब सेम डुप्लीकेशन जो है कंटेंट का अगर जेई में भी हो रहा होता तो तुम लोग बड़े आराम से कंफर्टेबल होते, बढ़िया चिल होके पढ़ाई चल रही होती। बट ऐसा नहीं होता है कि तुम एडवांस में भी ये चीज कर पाओ कि जो कंटेंट मैंने तुम्हें बताया उस एग्जैक्ट कंटेंट पे वैसी का वैसा क्वेश्चन आ जाए। इट्स नॉट डुप्लीकेबल कि तुम डायरेक्टली उसको डुप्लीकेट कर दो। बट एनालिटिक्स वाला जो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें कुछ कुछ एनालिसिस करना होगा और उस एनालिसिस के बेसिस पे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तो एनालिसिस करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूलेज को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन डुप्लीकेट यू, मतलब ऐसे हो सकता है कि तुम्हारा लॉजिक डुप्लीकेट हो जाए, लॉजिक डुप्लीकेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ट्राई करो, एक एडवांस का ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, दिया हुआ इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये भी दिया हुआ। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि an जो है वो होता है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, और n जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सारी बातें दी हुई है, ये सारी बातें गिवन है, उन्होंने तुम्हें दे दिया। ठीक है, पूछा है कि a10 माइनस 2a8 2a9 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ट्राई करो। अब देखो इसमें यार अगर तुम भाई आर डी शर्मा मेथड लगाओ तो कभी सॉल्व नहीं होगा। उन्होंने डिजाइन, मतलब देखो क्या दिमाग में आएगा तुम्हारे, अगर बिल्कुल अपन ब्लंट दिमाग लगाए तो a10 क्या है, अल्फा की पावर 10, an अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n। तो a10 क्या, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर, तुम्हें लगता है कुछ कर सकते हैं, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लो, इतने गंदे गंदे एक्सप्रेशन, कुछ नहीं कटने वाला, कुछ भी नहीं कट, डिनोमिनेटर इतना गंदा है ना, कुछ नहीं होगा। ये डिनोमिनेटर कुछ करने ही नहीं देगा तुम्हें, इसमें नहीं निकाल सकते वैल्यू। तो इसका मतलब ये रास्ता तो नहीं है ना, लिखते रहोगे, पन्ना बर्बाद करते रहोगे, समय बर्बाद करते रहोगे, कागज बर्बाद करते रहोगे, और कुछ नहीं होगा अगर इसमें करोगे ट्राई तो। और मेथड बहुत ही लंबा जाएगा, होगा भी तो। श्रेया बोल। सॉरी भैया, धोखे से माइक ऑन हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मतलब नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। फिर क्या करें, तो मैंने तुम लोगों को यार लास्ट क्लास में यही सब कराया था, ये मिटा दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक बस लिखे रहने दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में यही बताया था कि भाई ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, सोचना पड़ेगा। तो तुम्हें एक सिंपल सी चीज दिखनी चाहिए थी,
कि ये A10 दिया है, A8 दिया है, A9 दिया हुआ है, मतलब 10 है, 8 है, 9 है, 8 9 10 बैक टू बैक नंबर्स हैं। इसमें भी तुम पावर देखोगे तो बैक टू बैक है, मतलब अल्फा क्या है, इसका रूट है, तो अल्फा की पावर 2 -6 अल्फा -2 लिख सकता हूँ। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री इसकी इसकी इस टर्म की पावर कितनी है, 1 है। इस टर्म की पावर कितनी है, 0 है। ये पावर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 1 1, ये पावर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 1। उन्होंने इससे सवाल बना दिया। मतलब तुम देख रहे हो पैटर्न किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ नहीं है, पैटर्न फाइंडिंग ही है, बस कैसे भी कैसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना था। क्या बोल रहा हूं मैं, पावर 10 9 और 8, मुझे बताओ अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा की पावर 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है, कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अलाउड। तो ये अल्फा की पावर 10 -6 अल्फा की पावर 9 -2 अल्फा की पावर 0 नहीं हो गया क्या? कितने लोग बोलते हैं हाँ? ये बात समझ में आई कि अल्फा की पावर 8 मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे सीधा सीधा अल्फा की पावर 10 9 8 मिल रहा है, और ये अल्फा की पावर 10 अल्फा की पावर 8 अल्फा की पावर 9 कुछ कुछ है, मैं देखूंगा आगे क्या करना है, बट दिस इज अ वेरी गुड कोरिलेशन ऑफ पैटर्न कि भाई तुमने पावर पावर सीधा कोरिलेट किया और वहां पे भी वही चीज हो रही है। सिमिलरली तुम्हें बीटा की पावर 10 -6 बीटा की पावर 9 -2 बीटा की पावर 8 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से अबे अल्फा रूट है, बीटा भी तो रूट है, तो बीटा भी डाल सकते हैं। सबट्रैक्ट वबट्रैक्ट करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, a की पावर 10, सबट्रैक्ट करो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस अल्फा की पावर 9 माइनस माइनस बीटा की पावर 9 जो भी है, तो a की पावर 10 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो अल्फा की पावर, हाँ a की पावर 9 मिलेगा, और ये भी सबट्रैक्ट करोगे तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे, जो भी है कर लोगे तुम, ठीक है। तो -2 a नॉट पावर, ये इंडेक्स है, 8 इक्वल्स टू 0, इंडेक्स है ना, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। अबे A10 क्या है, A10 10 उसकी इंडेक्सिंग है, तो ये आ गया। अब चीजें आसान है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऊपर देखो, देखा a की पावर 10 -2 सॉरी A10 -2 A8, तो इसका मतलब हो गया है सॉल्व, बस अब आंसर लिखने की ही देर रही है। 6A9 को उधर ले जाओ, 2A9 चाहिए है तो 2A9 को यहां ले आओ, तो वहां क्या बचेगा, 3। अब एक बार तुम थोड़ा सा सोचो कि भाई इस सवाल को सॉल्व करना कितना आसान था, ना कोई कैलकुलेशन थी, ना कोई लेंदीनेस थी, मतलब 5 लाइन 4 लाइन का आंसर है, और ना कोई बहुत लंबे लंबे इक्वेशंस लिखने की जरूरत है, ठीक है, ना कोई बहुत लंबे लंबे इक्वेशन लिखने की जरूरत है। सिर्फ मतलब उनने क्या चाहा, व्हाट दे वांटेड यू टू डू, दे वांटेड यू टू एनालाइज दिस थिंग कि A10 A8 A9 पावर देखो जो दी हुई है वो 9 8 10 एक सीक्वेंस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और 1 1 1 में बढ़ रही है। सेम चीज यहाँ के टर्म्स में भी 1 1 में बढ़ता है, तो उसमें सवाल फ्रेम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ऐसे कर दिया उन्होंने, एंड दे एक्सपेक्टेड यू टू सॉल्व इट, एंड दिस वाज अ गुड क्वेश्चन जो उस साल आया था। कोई डाउट है किसी को इसमें, पूछ लो अगर है तो। आर एन जायसवाल कुछ बोल रहा है, कोई डाउट नहीं है, लिख लो फटाफट। देखो मैं बता रहा हूँ, ये सेम सवाल, इस सेम सवाल पे तुम घर पे करते तो तुम क्या करते कि तुम सोल्यूशन देख लेते थोड़ी देर बाद और देखते कि हाँ हाँ ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया 8 से और ये माइनस माइनस किया, ये आ गया। लेकिन तुम्हें फॉर्मूला डुप्लीकेशन, कंटेंट डुप्लीकेशन काम आएगा क्या? अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि कैन यू डुप्लीकेट कंटेंट इन IIT JEE? नो, यू कैन नॉट डुप्लीकेट कंटेंट। तो तुम सोल्यूशन जब देख रहे हो तो यू आर जस्ट लुकिंग एट कंटेंट कि हाँ क्या सोल्यूशन है, देख लिया, हो गया। तुम्हें उसका लॉजिक समझना पड़ेगा, उसकी डिमांड समझनी पड़ेगी, उसका फील अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, इंटरनलाइज करना पड़ेगा। तुम 20 क्वेश्चन का फील इंटरनलाइज करोगे, ऐसे एंड टू एंड लॉजिक कनेक्ट करोगे कि हाँ यहाँ की पावर थी,
फिर इस पावर को इसको कैसे जोड़ा, ये 0 1 2 9 8 10 एकदम जो हर एक चीज को एंड टू एंड अगर तुम लॉजिक अब्सॉर्ब करोगे तो लॉजिक डुप्लीकेट करना तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहेगा, दैट विल बी फ्रूटफुल एंड इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस ऑल्सो। लॉजिक इज डिफिकल्ट क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता है 10th तक, ठीक है। 10th तक तुम लोग वही चीजें कर रहे हो तो छोटी छोटी बेसिक बेसिक, तो इसलिए तुम्हें लगता है कि लॉजिक को डुप्लीकेट करना है, लॉजिक अलग अलग तरीके से अप्लाई करना, एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट नहीं होता। लॉजिक का डुप्लीकेशन विल ऑल्सो कम विथ प्रैक्टिस, इट विल ऑल्सो कम विथ प्रैक्टिस, और वो तुम्हें करनी है कुर्सी टेबल पे बैठ के, ठीक है। एडवांस के प्रॉब्लम्स तुम लोगों को इसलिए मना किए गए होंगे क्योंकि तुम ऐसे अप्रोच रखोगे, ये माना जा रहा होगा। थोड़े टाइम बाद तुम चीजों को ज्यादा समझोगे, मतलब 12th में हो तो यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग, कैलकुलस वगैरह हो गया अगर, तो यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर एकदम इत्मीनान से। मतलब 1 घंटे में 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तुम घर पे 20 कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 20 क्वेश्चंस को ऐसे करो कि उसका लॉजिक इंटरनलाइज हो जाए, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, कोई बेचैन होने की जरूरत नहीं है, एकदम स्मूथली कंपोज्ड होके उन क्वेश्चंस को चालू करो, एक एक करना प्रीवियस ईयर। पैकेज में वैसे ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर कवर्ड ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत ज्यादा कुछ वेरिएशन या कुछ बहुत वो मिलेगा, ठीक है। लिखो, थोड़ा थ्योरी लिख लो तो बचा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफी बड़ा चैप्टर है वैसे, थ्योरी काफी है इसकी, तो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनता है, ये वर्टेक्स कहलाती है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, यही होता है, ठीक है। और a लेस देन 0 में ग्राफ ऐसे बनता है, ये वर्टेक्स होती है, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। ये चीज फटाफट लिख लो। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि भाई या तो ये ऐसा हो सकता है एक्सिस के ऊपर, या तो ये एक्सिस को टच करके निकल सकता है, या तो एक्सिस को काट रहा होता है। सेम चीज यहाँ होती है, एक्सिस ऊपर हो सकती है, एक्सिस टच करके निकल रही होती है, या फिर ये एक्सिस को काट रहा होता है। 3 कंडीशंस होती हैं, तीनों केसेस तुम लोग को मालूम है, 10th में ही पढ़े होगे, ठीक है। लिख लो फिर भी फटाफट, जल्दी क्विकली लिखो, और उसके बाद हेडिंग डालो लोकेशन ऑफ रूट्स एंड कंडीशंस। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी मुझे बताओ। अगर दोनों ही रूट्स पॉजिटिव हैं, अगर दोनों ही रूट्स तुम्हारे पॉजिटिव हैं, अरे अरेंज क्यों करना है यार, तुम लोग बहुत ही एकदम प्रिमिटिव माइंडसेट लेके क्यों घूम रहे हो आज के जमाने में। सुन लो पहले, पढ़ लो पहले, बाद में कर लेना डिस्कस। अगर दोनों ही रूट्स पॉजिटिव हैं तो दोनों ही रूट्स का जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और दो रूट्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू बोलोगे, क्यों बोल रहे हैं, तो भाई मैंने बताया था कि इज्जत देने के लिए डिग्री को अपन बोल देते हैं, मतलब वो उस पॉइंट पे भी अपन बोलते हैं कि भाई 1,1 रूट है, मतलब एक रूट 1 दूसरा भी 1 ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन इक्वल टू इंक्लूड कर लेते हैं इसमें जो नॉट जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्लूडेड होता है।
ठीक है, तो ये तुम्हारी कंडीशंस होगी। अब इस कंडीशंस को तुम वो लिख लोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें मालूम ही है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भाई, उन्होंने कुछ दे दिया, कहीं तुम्हें ऐसा जरूरत पड़ा कि जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो तुम इस कंडीशन का अप्लाई करो एंड इस कंडीशन से कुछ वेवी कर लगाओ, और कोई इसके अंदर एक वेरिएबल हो, पैरामीटर हो एम के, और उस के का फिर विंडो ढूंढ रहे हो। समझ में आ गया? मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ समझ ही गए होगे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया कि भाई कंडीशंस एल्जेब्रिकली, ये तुम्हारी कंडीशंस जो थी ये एल्जेब्रिकली होगी, एल्जेब्रिकली होगी। ग्राफिकली कैसा होगा? इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली देखूं, अगर मान लो ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो ये वाई एक्सेस होगी, ये एक्स एक्सेस होगी, ये अल्फा है बीटा है। समझ में आया बात की नहीं है? मतलब ऐसे मैंने एग्जांपल लिया फॉर ए ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा। ए लेस देन 0 के लिए कैसा हो जाएगा? थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ए लेस देन 0 के लिए ऐसा हो जाएगा कि दोनों ही रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, और ए लेस देन 0 है। बताओ कंडीशंस, कंडीशंस बताओ। कंडीशंस जैसे मैं लिखता हूं कि भाई ए पॉजिटिव है, ए जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, एंड ये तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ 0, ये भी पॉजिटिव है। तो मैं कह रहा हूँ कि ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 0 जो है वो पॉजिटिव मिलेगा हमेशा। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, ए नेगेटिव है और एफ ऑफ 0 कहाँ है, ये। अबे एक्स को 0 डालोगे, एक्स को 0 डालोगे तो y कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो एफ ऑफ 0 तुमको नीचे मिला, ए नेगेटिव, एफ ऑफ 0 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ 0 तुमको पॉजिटिव मिलता है। पहली कंडीशन तुम्हारी ये होगी। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? वर्टेक्स जो है, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव ही आएगा, नो मैटर व्हाट, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं दूसरी कंडीशन, कि माइनस बी अपॉन 2a इज पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव। यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 होता तो भी मुश्किल होता है इक्वल टू 0 बोल पाना, बट यहाँ पे ये है ही नहीं, तो इसलिए वहां पे इक्वल टू 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट का थोड़ा ध्यान दे लेना, वो पॉजिटिव हो। तो ग्राफिकली तुम्हारी ये कंडीशंस बनती है जो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर समझ में आनी चाहिए, और अल्जेब्रिकली तुम्हारी ये कंडीशंस बनती है। ग्राफिकली मैंने क्या बोला है, एफ ऑफ 0 और ए मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं, एक बार और देख लो कि भाई ये तुम्हारा ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये मान लो 0 है, 0 के बाद ही आएगा अल्फा और उसके बाद ही आएगा बीटा, तो 0 पे तुम्हारा ये एफ ऑफ 0 होगा ना, ये हाइट, तो ये पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो तुम्हारा ए इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली नेगेटिव में क्या होगा, 0 यहाँ होगा, अल्फा उसके बाद होगा, बीटा, अल्फा बीटा उसके बाद होंगे। तुम्हारा एफ ऑफ 0 क्या आया, ये जो कि नेगेटिव है, और ए भी तुम्हारा नेगेटिव है। तो ए इंटू एफ ऑफ 0 दोनों ही केस में अपने को पॉजिटिव मिले, तो ये कंडीशन है। कैसे यूज होगी क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलेगा, बट अभी हमको समझ में आती है। कितने लोग बोलते हैं हाँ समझ में आती है, क्लियर है, हैंड रेस करो। क्लियर है ना? कैसी कथा चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ठीक है, तो ये लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो, क्विक एकदम, तेज हाथ चलाओ। सेकंड लिखो, अल्फा बीटा आर नेगेटिव,
दोनों ही रूट्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, तो हम क्या बोलेंगे भाई, सम क्या आएगा दोनों का, ऑब्वियसली नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा दोनों का, ऑब्वियसली पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। रूट्स नेगेटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सर ग्राफ बनाओ फटाफट और ग्राफ की तीनों कंडीशंस लिखो, ट्राई करो, गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दैट। भैया पिछले केस जैसी ही आएंगी। एग्जैक्टली। नहीं नहीं मतलब सारी नहीं, जैसे a इंटू फंक्शन ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस b बाई 2a विल बी लेस देन 0। एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है अभी भी, 0 से दोनों रूट्स छोटे हैं। देखो, अरे 0 से अल्फा बीटा दोनों छोटे हैं, है ना, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो भाई 0 पे फंक्शन की वैल्यू या क्वाड्रेटिक की वैल्यू कहीं यहाँ होगी जो कि पॉजिटिव है, और ए भी पॉजिटिव है। अगर ऐसा पैराबोला बन रहा है तो भी 0 और अल्फा बीटा रूट्स पीछे ही है, रूट्स जो है वो 0 के पीछे है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कंडीशन, रूट्स के पीछे होने चाहिए। तो भाई एफ ऑफ 0 यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा एफ ऑफ 0, और ए भी तुम्हारा नेगेटिव है, तो जो पहली कंडीशन है वो तो सेम है। दूसरी कंडीशन जो है वो बदलेगी, क्योंकि अब तुम्हारा जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का नेगेटिव हो चुका है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वहां से ओरिजिन से इस तरफ आ रहा है अपन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो माइनस बी अपॉन 2a जो है दैट विल बिकम नेगेटिव, एंड थर्ड कंडीशन सेम रहेगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको फटाफट फटाफट लिख लो, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर इसी के अपन एप्लीकेशंस एक्सपांड करते जाएंगे, इसके क्वेश्चंस एक्सपांड करते जाएंगे। लिख लिया, मिटा दूं? फिर थर्ड कंडीशन लिखो, थर्ड कंडीशन लिखो कि अल्फा ग्रेटर देन 0 अल्फा लेस देन 0 लेस देन बीटा। इसका मतलब क्या है, अल्फा लेस देन 0 मतलब 0 के एक तरफ अल्फा है और दूसरे तरफ बीटा है। कितने लोगों को बात समझ में आती है? इसका मतलब क्या है, 0 के एक तरफ अल्फा दूसरी तरफ बीटा, या फिर ये भी बोल सकते हो कि भाई अल्फा एंड बीटा आर ऑफ डिफरेंट साइंस, या फिर इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा हैव डिफरेंट साइंस आर ऑफ ऑपोजिट साइन, जो भी जैसे भी बोलना है अपन इस तरीके से अपना मुंह खोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ कंडीशंस कैसी होंगी। ग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं, अगर ऐसा ग्राफ है तो ए वाली कंडीशन बताओ कैसी होगी, क्विक। ए वाली कंडीशन कैसी होगी, इसमें क्या है कि भाई ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ 0 क्या है, नेगेटिव, तो ए डॉट एफ 0 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। उल्टा कर दें ऐसा ग्राफ, तो इसमें ए क्या है, नेगेटिव, लेकिन एफ ऑफ 0 क्या हो गया, पॉजिटिव, तो कंडीशन जो है वो ऐसी ही रहेगी। तो ये तो कंडीशन ग्राफिकली रहेगी रहेगी। कितने लोगों को बात समझ में है? ए डॉट एफ 0 विल बी नेगेटिव, दिस वी आर श्योर, दोनों केस में देख लिया अपन ने, ऐसा वाला अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग दोनों पैराबोलास में देख लिया। वर्टेक्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं, कैन वी से समथिंग अबाउट वर्टेक्स कि 0 के इस पार होगा उस पार होगा? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्टेक्स का कोई अभी ईमान धर्म ही नहीं बचा, कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाएगी वर्टेक्स, कहीं भी हो सकती है, वी डोंट नो ना। अबे हो सकता है पैराबोला ऐसा हो, समझे समझे कि 0 यहाँ है वर्टेक्स वहां है, हो सकता है पैराबोला ऐसा हो कि वर्टेक्स यहाँ होगी, तो वर्टेक्स का तो कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ग्राफिकली अपने को एक ही कंडीशन मिलती है, एंड ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, एंड ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। और क्या बोल सकते हैं, सम में कुछ बोल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं बोल सकते अपन।
सम को लेके भी कुछ नहीं बोल सकते। हमें क्या पता कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाले नंबर के पास ज्यादा है, नेगेटिव वाले रूट के पास, या पॉजिटिव वाले रूट के पास ज्यादा है। मैग्नीट्यूड किसी के पास भी ज्यादा हो सकता है ना यार, हमें थोड़ी मालूम। तो सम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अपन, कमिटमेंट नहीं करने वाले, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं कि वो लेस देन जीरो होगा। प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं कि वो लेस देन जीरो होगा, वो लेस देन जीरो होगा। कितने लोगों की बात समझ में आती है? प्रोडक्ट की बात तो कर सकते हैं ना भाई। अबे एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। और दूसरा बोल सकते हैं ग्राफिकली ए इंटू एफ जीरो भी नेगेटिव होना है। तो ये दो चीजें अपने को निकल के आई। अच्छा, इससे कोई और रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो क्या कि अल्फा बीटा लेस देन जीरो से कोई और रिजल्ट? सी अपॉन ए इज नेगेटिव। कितने लोग बोलते हैं हाँ कर सकते हैं? सी अपॉन ए इज नेगेटिव। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। सी अपॉन ए तुम्हारा नेगेटिव हो गया। अच्छा, अगर तुम्हारा सी अपॉन ए नेगेटिव है, इसका मतलब न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का साइन जो है वो डिफरेंट है। कितने लोग बोलते हैं हाँ? अबे पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव करोगे या नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करोगे तभी तो तुम्हें नेगेटिव एक्सप्रेशन मिलेगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कर दोगे तो घंटा मिलेगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव मिलने ही नहीं वाला। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सी अपॉन ए इज नेगेटिव। यहाँ से ये बोल सकते हो कि ए सी इज नेगेटिव। अगर सी और ए दोनों का साइन अलग अलग है तो ए इंटू सी का साइन भी अलग अलग होगा, तो नेगेटिव बोल दिया। तो ए सी नेगेटिव, अल्फा बीटा नेगेटिव, ये सब तुम ड्रॉ कर सकते हो फॉर दिस कंडीशन थर्ड वाले की। तो लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। कोई डाउट है? कोई डाउट है? किसी को पूछना है कुछ? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन लिखो कि दोनों ही रूट्स तुम्हारी कोई वैल्यू के से बड़े हैं। कोई एक वैल्यू के नंबर, इसे मैंने बोल दिया कि भाई दोनों रूट्स तुम्हारे 5 से बड़े होने चाहिए, 3 से बड़े होने चाहिए, 100 से बड़े होने चाहिए, कुछ भी दे दिया ऐसे, -50 से बड़े होने चाहिए। फिर ऐसी कंडीशन आ गई, तो इसमें हम क्या क्राइटेरियाज डेवलप कर सकते हैं? एल्जेब्रिकली कुछ कर सकते हैं क्या? कैन वी डू समथिंग एल्जेब्रिकली? नो। तुम्हें क्या पता के क्या है? कुछ नहीं कर सकते। ये तो नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ भी नहीं बोला, ये तो रियल दे दिया बस। -10 से बड़े हैं, क्या बोलोगे सम के बारे में? प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कांट जज, कांट से एनीथिंग। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या रहे हैं बोल सकते हैं भाई कि वो ऐसा होगा, चलेगा, वो तो बोल सकते हैं। तो यहां तो अपने को कुछ नहीं मिला, एल्जेब्रिकली हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। ग्राफिकली देखते हैं। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। यहाँ पे ए क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे ए क्या है? नेगेटिव है। ये तुम्हारी अल्फा है, तुम्हारी बीटा है, तुम्हारी अल्फा है, तुम्हारी बीटा है, ठीक है। के तुम्हारा यहाँ है, के तुम्हारा यहाँ है। के से बड़ा बोला है दोनों रूट्स को, मतलब के यहाँ होगा उसके बाद अल्फा बीटा आएंगे, के यहाँ होगा उसके बाद अल्फा बीटा आएंगे। एफ ऑफ के कहाँ है? पॉजिटिव है। एफ ऑफ के कहाँ है? नेगेटिव है। तो मैं ए इंटू एफ ऑफ के के बारे में क्या बोल सकता हूँ? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ए इंटू एफ ऑफ के इज पॉजिटिव, पहली कंडीशन। सिमिलर जैसे अपन ने पिछला वाला देखा था उसके जैसा ही है। कितने लोगों की बात समझ में आई? ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव क्यों हो गया? रेज योर हैंड्स अगर समझ में आया तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं आ रहा है पूछ लो, ठीक है। भीगी बिल्ली की तरह बैठे मत रहोगे, क्या चल रहा है भाई? अगर कुछ दिक्कत जा रहा है यू कैन डिस्कस यहीं पे, कहीं भी संकट हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो,
पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? और क्या बोल सकते हैं? वर्टेक्स के बारे में बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। वर्टेक्स, अबे अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर बोला है कि दोनों रूट्स जो है वो के से बड़े हैं, तो ये जो वर्टेक्स है वो भी के से उस पार ही आएगी, बड़ी होगी। क्या बोल सकते हैं सेकंड? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a इज ग्रेटर देन के। ये के भी क्या है? एक्स की वैल्यू है। इस वर्टेक्स का अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लिया। समझ में आया नहीं आया? तो दूसरी कंडीशन, तीसरी अपनी यही है, ग्राफिकली भी बोल सकते हैं, लिख लो। अक्षत जैन कुछ बोल रहा है? सर कभी अपन -d/4a को कभी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि -d/4a का क्या कंसिडर करेगा? अपन तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, वाई पे कुछ बोल रहे हैं क्या? अपन डिस्कस कर रहे हैं। नो सर। बस सारे डिस्कशन अपने एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हैं। वाई एक्सिस पे सिर्फ आ रहा है f(0) और उसका भी सिर्फ साइन। समझ आया? यस सर। मिटा दूं? कंडीशंस लिखी हैं, अगर किसी की रहेगी तो ग्राफ तो बना लेते होगे ना, तो लॉजिक से ही बनाना है, सिंपल सिंपल। फिर इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अल्फा बीटा लेस देन के, अगेन सम पे कुछ नहीं होगा, अलजेब्रिकली कुछ नहीं मिलेगा। ग्राफ से हम क्या बोल देंगे कि भाई ये के है, तो ये तुम्हारे अल्फा बीटा होंगे। अब ग्राफ तुम ऐसा बना लो, क्या मिलेगा? एफ ऑफ के इंटू ए पॉजिटिव, पॉजिटिव ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है। ग्राफ तुम ऐसा बना लो, एफ ऑफ के इंटू ए पॉजिटिव। क्यों? ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है। तो पहली कंडीशन तो वैसी की वैसी रही, बस इसकी बात बदल जाएगी। अब के से क्योंकि छोटे हैं, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट था ये भी तुम्हारा के से छोटा हो जाएगा। तो ये फिफ्थ कंडीशन है, फटाफट लिख लो। सेम ही है फोर्थ के जैसे, एग्जैक्टली सेम। लिख लिया? हाथ तेज चलाओ यार, कम से कम एक सवाल तो कर लें अपन आज थ्योरी के। बस कुछ केसेस और बचे हैं। केसेस ही थ्योरी है, थ्योरी ही लॉजिक है। लॉजिक समझते हो? एक दो सवाल देख लेंगे बस इसके आखिरी में, तो कम से कम ये तुम्हारा स्ट्रांग हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे अपन ने जीरो के केस में किया था, जैसे अपन ने जीरो के केस में किया था कि अल्फा ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन बीटा, वैसे ही अपन अब के केस में कर लेंगे। सिक्स्थ कंडीशन है ना, के केस में कर लेंगे वैसे ही। क्या होगा? ग्राफ कैसे देखेंगे? अल्फा बीटा के, वैसे ही बन गया। अल्फा बीटा के, क्या आ रहा है? ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है। तो यहां से क्या मिलेगा अपने को? एक ही चीज मिलेगी, ए इंटू एफ ऑफ के इज नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही होना है। तो ये जो पहले के तीन केसेस थे और ये जो तीन के वाले केसेस थे, दे आर वेरी मच सेम। बस के की वैल्यू 0 रख दो तो पहले के तीन केस बन जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आती है कि अगर के की वैल्यू 0 रख दूंगा तो पहले वाले तीन केसेस, केस 1 केस 2 केस 3, वही तो बन रहा है ना। तो पहले के केस अपन ऐसे ही पढ़े थे मजे के लिए, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन से तुम लोगों को थोड़ा सा दिली लगाव होता है। ठीक है, लिख लिया? मिटा दूं? केस 3 है बेसिकली।
7th लिखो। एग्जैक्टली वन रूट इन K1, K2। इस इंटरवल में सिर्फ एक रूट होना चाहिए। इसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे कि भाई ये K1 है, ये K2 है, तो ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ एक बार ग्राफ काट जाए बीच में, और दूसरी बार ग्राफ इसके उधर काटे, इधर काटे, कैसे भी काटे, फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों को बात समझ में आई? अबे जहां पे ग्राफ काटता है वहीं रूट होता है। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक बार काटना चाहिए K1 K2 के बीच में, दूसरी बार K2 के उस पार काटे, K1 के इस पार काटे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। कितने लोगों को बात समझ में आती है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? क्लियर है? तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे भाई, उसके लिए भी तुम करके देख लेना, ऐसा ही बनेगा, ठीक है, या ऐसा बना लो, ऐसा भी करना हो तो होगा क्या, होगा कंडीशन क्या होगी, ये K1 है, ये K2 है, ये K1 है, ये K2 है, समझ में आया ना? जो भी है जैसे भी लिखना, फर्क नहीं पड़ता। f ऑफ K1 जो है वो नेगेटिव होगा और f ऑफ K2 जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी सेम चीज देखने मिलेगी, f ऑफ K2 K1 पॉजिटिव और f ऑफ K2 नेगेटिव। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं f ऑफ K1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ K2 विल बी नेगेटिव। कितने लोगों को बात समझ में आई कि अगर दोनों ही रूट्स को सॉरी एक रूट को किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आना है, एक रूट को किन्हीं दो नंबर के बीच में आना है, तो वो दो नंबर के बीच में एक बार काट के जाएगा ग्राफ, विल जस्ट कट वंस एंड शू अवे। फिर दूसरी बार वो कहीं भी काटे, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो ये ऐसा हो या ऐसा जाए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे भी क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हर केस में हमको एक चीज पॉजिटिव मिल रही है, एक K1 पे फंक्शन पॉजिटिव मिल रहा है तो K2 पे फंक्शन नेगेटिव मिल रहा है, एंड वाइसा वर्सा। हर पॉसिबल केस में तुम ये चीज ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये 7th कंडीशन नीटली लिखो, नीटली, मैंने तो बोर्ड में मचा दिया है, तुम लोग नीटली लिखो। f ऑफ K1 f ऑफ K2 नेगेटिव। 8th कंडीशन है बोथ रूट्स इन K1 K2 दोनों ही उसके अंदर आए। मतलब अगर ये K1 है, ये K2 है, तो दोनों ही रूट क्या होने चाहिए, K1 K2 के अंदर होने चाहिए। तो f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। f ऑफ K1 f ऑफ K2 दोनों नेगेटिव। f ऑफ K1 f ऑफ K2 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव चीज। f ऑफ K1 f ऑफ K2 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव चीज। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारा पॉजिटिव ही आना है, अल्टीमेटली वो तुम्हारा पॉजिटिव ही आना है। क्लियर है? अच्छा, हम पिछले वाले केस में वर्टेक्स के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वर्टेक्स कहीं भी हो सकती है भाई, हमें क्या पता। K1 K2 के बीच में तो एक रूट है, वर्टेक्स हो सकता है K2 के पहले हो, K2 के बाद हो, कहीं भी हो वर्टेक्स, हमें क्या पता। हो सकता है K1 के इस तरफ हो, इधर हो, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है। हमें तो एक बार बस काटना है, इन दो के बीच में सिर्फ एक बार काटना है ग्राफ, सब हो सकता है। तो हमने कोई कमिटमेंट ही नहीं किया वर्टेक्स के बारे में, बट यहाँ कर सकते हैं क्या, कैन वी कमिट अबाउट द वर्टेक्स हियर? यस। वर्टेक्स जो है वो K1 से बड़ी होगी, K2 से छोटी होगी, या तुम ये बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में तुम्हारा वर्टेक्स आएगा, इन दोनों के बीच में तुम्हारा वर्टेक्स आता है। लिख लो यार फटाफट जल्दी। 8th कंडीशन
यहाँ पे तुम ये भी बोल सकते हो कि ए क्या है, नेगेटिव, ए क्या है, पॉजिटिव, तो a इंटू एफ के वन इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड, लेकिन एंड लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, a इंटू एफ के टू इज पॉजिटिव। तो ये एक कंडीशन है। यहाँ पे भी सेम है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दोनों ही चीजें ट्रू होनी चाहिए ना। अगर नेगेटिव इंटू ये पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब एक रूट इस इंटरवल के बाहर चला गया, बाहर चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, बोल, कुछ बोल रहा है? k1 और k2 का निकाला था, f of k1 into f of k2 smaller than 0, तो सर a भी तो आएगा ना, a into f of k1। ए के बारे में अपन ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते यार। मतलब हाँ देख लो, कंडीशन 4 केस होंगे, इसके 4 केस बनेंगे, है ना। K1 के उस तरफ काट लिया के, तो चारों केसेस में करके देखना, सेटिस्फाई जाएगा तो आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बट होना चाहिए सेटिस्फाई, देख लेना। हाँ डी पॉजिटिव तो सब में है, अरे डी पॉजिटिव सब में भाई, डी की बात ही करना छोड़ दिया इसलिए, डी सब में पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर अगर ऐसे बोलते हैं कि भाई, ऐसे बोलते हैं कि 9th केस आखिरी वाला, कि भाई K1 से छोटा है अल्फा और बीटा K2 से बड़ा है, इसका मतलब K1 K2 के बाहर अल्फा बीटा आ रहे हैं। तो इसकी कंडीशन खुद से लिख के आना घर पे, जो भी बनेंगी, ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद से कर लेना है। ठीक है, तो बस लिख लो क्राइटेरिया फटाफट, फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं। लेट मी जस्ट सी, कोई क्वेश्चन करते हैं। काफी ज्यादा थ्योरी पोर्शन, काफी ज्यादा नहीं, मतलब ये वैसा ही था, चिल था, पर ठीक है। घर पे करके आना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। ये भी पूछा हुआ सवाल है जेईई में, इसी थ्योरी के बेसिस पे, कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये दिया हुआ है, इंग्लिश का कोई लोड नहीं है तो सही है। इसके रूट्स की लोकेशन बतानी है, इसके जो रूट्स की लोकेशन बतानी है, एग्जैक्टली रूट कहाँ है नहीं बताना, लोकेशन बतानी है। वेयर आर द रूट्स लोकेटेड, ए और बी के बीच में है, ए के बाहर बी के, जो भी, इस तरीके से बताओ, ट्राई करो। अब ये सवाल यार ऐसा है ना कि इसमें तुम अगर इसको खोल दोगे तो बहुत कचड़े हो जाएंगे, बहुत ही कचड़े हो जाएंगे। मतलब हमने जो अभी लॉजिक पढ़ रहे थे, जो मैं तुमको बार बार एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ के करा रहा था, ठीक है, अब तुम्हें क्या है ना, खोल लो, तुम एक काम करो, खोल लो, सर पकड़ के बैठोगे और कुछ नहीं होगा। कितने लोगों ने खोला, ब्रैकेट ओपन कर दिए ये वाले, खोल दिया ब्रैकेट? यश दुबे, ये बता कि ब्रैकेट ओपन करने के पहले सोचा कि क्यों कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन, कुछ लॉजिक लगाया कुछ भी, या ऐसे ही खोल दिया तुक्का? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ, शेयर कर सकते हो। सर ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर तुम रैंडमली करोगे यार तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं। बोर्ड होता तो बात अलग थी कि कुछ भी कर दो, मार्क्स मिल जाएंगे, लिख के आ जाओ। और क्वाड्रेटिक है, वही करना पड़ेगा, क्रॉस फॉर्मूला लगा दो, मिड टर्म लगा दो, आंसर आ ही जाएगा, कुछ कर दिमाग थोड़ी लगाना है। बट यहाँ तुम कुछ भी करोगे, यू विल जस्ट क्रिएट अ रॉन्ग पाथ, जिससे कभी आंसर नहीं आएगा। तो कुछ सोच लो कि कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये फंक्शन है, अरे ये क्वाड्रेटिक है, फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस दिख रहा है। मैंने पहली क्लास में बताया था कि फंक्शन जब 0 होता है तो उसको रूट बोलते हैं। अब मुझे बताओ एफ ऑफ ए क्या मिलेगा, -1। कितने लोगों की बात समझ में आती है? अबे ये देख रहे हो, ये इसमें अगर मैं x की जगह पे a डाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी करो 0, तो -1 मिला। एफ ऑफ b क्या मिलेगा मुझे, ये भी -1।
तुमको क्या दिया हुआ है, b ग्रेटर देन a, मतलब b यहाँ है, a यहाँ है। a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, a पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। फंक्शन मतलब y एक्सिस। b पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, -1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, b, -1। ठीक है। फंक्शन अपवर्ड ओपनिंग है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, x के सामने 1 है, x² के सामने 1 है, a इज पॉजिटिव, a मतलब इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ऐसा है अगर ऐसा है और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और ये पॉइंट पैराबोला के हैं, तो पैराबोला को इस तरीके से होना ही पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कितने लोग बोलते हैं हाँ इस तरीके से होना ही पड़ेगा? अबे यही एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा, यही एक तरीका है। तो इसका मतलब एक रूट जो है उसको a के पिछू आना पड़ेगा और दूसरे रूट को a के b के उस पर आना पड़ेगा। तो जो रूट्स हैं उनकी लोकेशन क्या होगी, -∞ टू a, ऐसा। a नहीं हो सकता, a पे तो रूट है ही नहीं, a पे तो भाई फंक्शन 0 कहाँ हो रहा है, तो a को अपन ओपन रखेंगे, क्लोज मत कर देना a को। अगर तुमने क्लोज कर दिया आंसर गलत, तुमने अगर क्लोज कर दिया आंसर गलत। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है क्यों गलत? क्योंकि तुमने अगर a पे क्लोज कर दिया, इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि a भी रूट हो सकता है, मतलब a डालूंगा तो 0 मिल जाएगा। अरे घंटा, -1 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, a पे तो फंक्शन -1 है, लिख दिए कोऑर्डिनेट तुम्हारे लिए मैंने, इसलिए तो a क्या रहेगा, ओपन रहेगा, a कैन नेवर बी रूट। हाँ, a के जस्ट बगल वाला पॉइंट हो सकता है रूट हो, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग देयर, बट आई एम आर्ग्यूइंग कि a कभी रूट नहीं बनेगा, आर्ग्यू कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। और दूसरा रूट कहाँ मिलेगा, b, ओपन b से इंफिनिटी, क्योंकि b पर भी तुम्हारा फंक्शन 0 नहीं हो रहा। फंक्शन 0 कहाँ हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पे जो b के उस पार ही होगी, और इस पॉइंट पे जो a के इस पार ही होगा। तो ये भी एडवांस में प्रॉब्लम आया था, मतलब बहुत पुराना है, अब तो इतना ये इजी मिड लेवल ही बोल सकते हो, बट दिस इज प्रिटी इजी ना। कम से कम लॉजिक उसका अब्सॉर्ब करो, लॉजिक अब्सॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस चीज पे ध्यान दो। बोल अक्षत जन। f of x equals to g of x से करेंगे तो x minus a into x minus b equals to 1 करके करेंगे, तो 1 अगर अपन लाइन ऊपर लेंगे तब भी तो यही आएगा। 1 क्या लेंगे सर 1 अगर कांस्टेंट लेंगे अपन, मतलब a, 1 b, 1 से करेंगे तब भी तो सेम ही आएगा। a, 1 यस सर। a डाल रहा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है क्या? तेरा फंक्शन क्या है पहले ये बता, ये है ना फंक्शन, यहाँ पे खत्म हो गया ना, हाँ पता नहीं भाई। 1 को वहां क्यों भेज रहा है? ओके तू अगर a लेगा, समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया। फंक्शन तूने फिर चेंज कर दिया, तेरा फंक्शन क्या हो गया फिर, ये क्या क्वाड्रेटिक? नहीं बस ये गलती कर रहा हूँ, ठीक है सवार सोनी। भैया इसको हम fx इक्वल टू gx थोड़ी से भी कर सकते हैं ना। नया फंक्शन क्यों पैदा कर रहे हो, gx बताओ क्या है, gx क्या है, मतलब gx क्यों लिया मैं पूछ रहा हूँ, कुछ तो सोचा होगा gx लेने की जरूरत पड़ रही होगी, कुछ जरूरत है? नहीं भैया जरूरत तो नहीं है। फिर अब तू 0 को gx बोल रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। नहीं भैया, यहाँ हाँ। पे हम -1 को उस तरफ भेज दें, फिर y इक्वल टू x माइनस a x माइनस b और y इक्वल टू 1 अरे अगर हम। क्यों करना है इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये सिंपल तरीका नहीं समझ आ रहा? नहीं आ गया भैया, ये वाला आ गया। क्यों कॉम्प्लिकेट कर भैया रहे हो? एक्चुअली दिनेश सर ने ऐसे ही कराया था, मैं भी यही कह रहा था। क्या दो फंक्शन लेके? दो फंक्शन लेके 1 को उस तरफ ले लो, g of x 1 हो जाएगा, और f of x ये ले लेंगे x minus a x minus b, तो भी वही आएगा आंसर। हाँ आंसर वही आएगा, बट ठीक है ना, ये भी समझ लो फिर। ठीक है, मतलब ये आसान है कि वो आसान था, कौन सा आसान था मुझे पता नहीं, उसमें मतलब कितना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि फैलेगा ही वो, कि समझ जाएगा। देवांश क्या बोल रहे हो भाई? ये बट दिनेश सर ने जो कहा था उसमें ग्राफ ही अलग बना था, तो आंसर भले ही सही है, तो मेथड तो अरे तो भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं पता ना, हो सकता है उन्होंने +1 कुछ अलग फंक्शन दे दिया हो, मुझे नहीं पता।
देख लेना एक बार और वेरीफाई कर लेना, प्रॉब्लम हो आके डिस्कस कर लेना। तो मैं लग रहा है वैसे तो सेम, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स लेके क्या करोगे तुम, दो ग्राफ बनाओगे और उसको काटोगे और बोलोगे कहाँ कहाँ पे वो बराबर हो रहा है, लोकेशन उसकी आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे, यही होगा। यही करेंगे ये। हाँ तो वो भी कर सकते हो, बट अभी उस पर मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो चीज कैलकुलस, मतलब एक बार थोड़ा सा कर लो तो बेटर है कि 2 ग्राफ्स 3 ग्राफ्स। हालांकि लाइट देख लेना, जैसा भी हो बताना, अगर कुछ डायलेमा हो, अलग क्वेश्चन हो, कुछ ऐसा हो सेम क्वेश्चन में अलग आंसर आ रहा हो बता देना, वैसे तो नहीं आएगा। श्रेया दुबे। भैया उनका क्वेश्चन सेम था, बस 1 को मल्टीप्लाई किया था 2 और वेरिएबल से, x माइनस बी और x माइनस डी से, तो उसको जी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से कर लिया था। आसान कौन सा तरीका है, मतलब मुझे पता नहीं, ये थ्योरी पढ़े हो तुम लोग कि नहीं पढ़े हो, ये वाली लोकेशन अप्रोच वाली लिखवाई है पूरी पढ़ी है। पढ़िए पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो 10th में भैया, क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन था x माइनस a इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी x minus b into x minus d is equals to 0 and हाँ तो is वो अलग था ना। smaller than b, smaller than c, smaller than d. डिफरेंट था, मतलब क्वेश्चन ये सेम था एग्जैक्ट, जो भी है, मतलब तुम ये प्रॉब्लम समझ गए, उसको देखो, दोनों को डिस्कस करो। बस ग्राफ शिफ्टेड था, -1 को एफ के साइड ले गए थे। हाँ वही हो जाएगा, वैसे भी कोई लोड नहीं है। चलो अब अपन, मुझे लगता है क्वाड्रेटिक में 1 क्लास 2 क्लास और लगेगी, एंड थोड़ा सा अपन अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम साइड ज्यादा आएंगे, थ्योरी थ्योरी फटाफट फटाफट करेंगे, एंड वील प्रैक्टिस मोर ऑफ प्रॉब्लम्स एज मच एज पॉसिबल। ठीक है।